Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 18 मई 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नेदरलैंड्स को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी को देखते हुए तैयार किया गया है। अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा है तो कल के लेक्चर में आपको पता होगा राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़ाया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स आए हैं उस राइट्स को लेकर, जिस वजह से वो आर्टिकल कवर हुआ। नाउ आज दोस्तों उसी आर्टिकल के बेस्ड पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं सभी लोग इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो 42वां संशोधन था संविधान का, इसने राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट हटा दिया, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया हुआ था पहले, लेकिन 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से इसको वहां से फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि इफ स्टेट एक्वायर्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, अपने अंडर में लेती है, देन इट मस्ट फॉलो द ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजरल राइट्स टू एंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस इन द एक्विजिशन प्रोसेस। कहने का मतलब है अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉपर प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, प्रोसीजरल राइट्स हैं, वो सब फॉलो करने होंगे, ताकि इस पूरे प्रोसेस में एक जस्टिस, एक न्याय दिया जा सके जिसकी प्रॉपर्टी को लिया जा रहा है बेसिकली उसको भी। ठीक है, तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आज के इंडेक्स के ऊपर। आज के हमारे न्यूज़पेपर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले सेक्शन में डालेंगे, या आज का हमारा अखबार क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपने थंबनेल वाला आर्टिकल भी देखा होगा, वो खबर आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर मेंशन्ड है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में आप लिंक कर पाओगे। तो दोस्तों हुआ क्या, एक जहाज़ भारत से सीधा जा रहा था इजराइल, उसके अंदर में एक्सप्लोसिव्स यानी विस्फोटक रखे हुए थे। 27 टन विस्फोटक दोस्तों उस शिप में थे। अब जब वो इजराइल जा रहा था तो बीच में स्पेन ने अपना पोर्ट देने से मना कर दिया, यानी बीच में उसने कोशिश की जहाज़ ने कि हम थोड़ा देर स्पेन में रुकेंगे, बट स्पेन ने यहाँ पर मना कर दिया। इसके पीछे का रीज़न क्या था, पूरा मामला क्या चल रहा है, क्या इस स्टेप की वजह से भारत और स्पेन के रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, तो ये सब कुछ दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। देन आज के अखबार में पेज नंबर 11 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है दोस्तों जो स्टील का इंपोर्ट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे स्टील का नेट इंपोर्टर बन चुका है। और अभी 2024 के अंदर में जो स्टील का इंपोर्ट है वो 38% से बढ़ा है, लगभग 8.319 मिलियन टन्स के आसपास इंपोर्ट दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला। तो ये इंपोर्ट्स लगातार इंक्रीज हुए, जिसके वजह से कुछ कंसर्न्स दिखाए गए हैं। अब ये स्टील का पूरा सेक्शन है क्या, कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एक और टॉपिक है जो कि पेज नंबर 13 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन में ऐड करेंगे। बात हो रही है एंडेंजर्ड आइबेरियन लिंक्स के बारे में। आइबेरियन लिंक्स बेसिकली ये वाला एनिमल आपको दिखाई देगा, इसकी पॉपुलेशन पिछले 3 साल में डबल हो चुकी है, जिसको लेकर ये आर्टिकल प्रेजेंट है। तो आइबेरियन लिंक्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। फिर आज का एडिटोरियल डिस्कशन देखोगे तो एडिटोरियल में 2 रेलिवेंट आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये वाला आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, हाइपर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन।
भारत का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ता चले जा रहा है, और उस पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस की वजह से जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे वो खुलकर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को नहीं रख पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो राइटर एक्सप्लेन करते हैं, हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊंगा। देन उसके बाद में एक सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये बात करता है दिल्ली के माउंटिंग वेस्ट क्राइसिस के बारे में। दिल्ली के अंदर में जो आज के समय पर वेस्ट है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। इस आर्टिकल को ओवरऑल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे दोस्तों कि जो सॉलिड वेस्ट है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसका मैनेजमेंट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस आर्टिकल से संबंधित आज का आपको मेंस का क्वेश्चन भी मिलेगा, तो बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को सुनना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं, चलते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल पर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर प्रेजेंट है। हाँ, मुझसे कई बार लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते भी हैं सर ये न्यूज़पेपर कौन सा है। हमारे द हिंदू अखबार में तो ये आर्टिकल प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो पेज नंबर गलत है। तो दोस्तों आप हो सकता है कोई दूसरा एडिशन देख रहे हो। ये जो एडिशन है ये एक इंटरनेशनल एडिशन है, ठीक है। आपको पता है द हिंदू ने कुछ समय पहले इंटरनेशनल एडिशन भी शुरू किया है, नहीं तो फिर डेली एडिशन सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल सेम है, कोई भी बदलाव नहीं है, बस खाली जो रीजनल न्यूज़ है दिल्ली की 1-2 खबर बढ़ जाएंगी, उसमें साउथ का होगा, तमिलनाडु का एडिशन होगा तो वहाँ पे 1-2 खबर उधर की बढ़ जाएंगी। तो ऐसा यहाँ पे होता है, रीजनल न्यूज़ में चेंजेस होता है। बाकी कोई नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, सब एज इट इज़ सेम होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एडिशन है ये इंटरनेशनल एडिशन है, हर एक चीज़ कॉमनली कवर की जाती है। अब ज़्यादातर लोग यही रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस खाली मैं आपको बताता चलूँगा क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी होंगी। चलिए अभी हम वैसे बात कर रहे थे इस वाले आर्टिकल की। तो दोस्तों हुआ क्या, पहले इस पूरे मैप को अच्छे से देखो। स्पेन जो एक कंट्री है वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा एशिया, इधर आपको देखने को मिल जाएगा यूरोप। यहाँ पर ये जो येलो कलर का कंट्री है यही है स्पेन, ठीक है। येलो कंट्री के बराबर में एक छोटा सा वाइट कलर का दिख रहा होगा, ये आपका पोर्चुगल हो गया। ये आप देखोगे तो ये हो गया आपका पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। यहाँ पर एक देश है मोरक्को, ठीक है। मोरक्को आपका अफ्रीकन कंट्री है। तो मोरक्को और ऊपर स्पेन आपको यहाँ पे दोस्तों दिखाई पड़ेगा। ये अफ्रीकन कंट्री है, ऊपर यहाँ पे आपका यूरोप हो गया, यहीं पर आपको स्पेन नज़र आएगा। तो अगर स्पेन को थोड़ा और जूम करके देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये हो गया स्पेन, ये हो गया मोरक्को। ये बीच में एक छोटा सा रास्ता खुला हुआ है, ये बताओ दोस्तों कौन सा स्ट्रेट है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, कल के मॉर्निंग वाले वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है। ये है आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। अब ये देखिएगा, ये जो स्ट्रेट है ये 2 बड़े समुद्र को जोड़ता है, एक है अटलांटिक ओशन और दूसरा है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ये हो गया आपका स्पेन, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड यहीं पर है। स्पेन के बगल में है पोर्चुगल और ऊपर नॉर्थ में है फ्रांस। नीचे आप देख पाओगे साउथ में तो यहाँ पर मोरक्को आ जाता है। क्लियर हो गया। और एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर कुछ आइलैंड्स आते हैं, कैनरी आइलैंड्स। ये स्पेन से थोड़ी दूर हैं, लेकिन ये आइलैंड्स भी दोस्तों स्पेन के ही हैं, स्पेन की कंट्री में ही इंक्लूड किए जाते हैं कैनरी आइलैंड्स। ये आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आते हैं, इतना लोकेशन आपको क्लियर हुआ। अब दोस्तों होता क्या है, ज़रा इस बात को समझो। अभी कुछ समय पहले भारत के चेन्नई से एक जहाज़ निकलता है और वो जो जहाज़ है उसके अंदर में एक्सप्लोसिव रखे हुए हैं, एक्सप्लोसिव्स यानी विस्फोटक। अब हुआ क्या होगा, इजराइल ने, जो यहाँ पर लोकेटेड है, इजराइल ने भारत से विस्फोटक का ऑर्डर दिया होगा। इंडिया उस विस्फोटक को भेज रहा था। उस जहाज़ में लगभग 27 टन के आसपास विस्फोटक भरे हुए थे। वो जहाज़ निकला और निकलकर इस तरीके से वो इस रास्ते से जा रहा था, इस रास्ते को छोड़कर, क्योंकि यहाँ से विस्फोटक ले आना सही नहीं था। कई सारे रीजंस हैं जिसके बेसिस पर दोस्तों यहाँ से हम क्या करें, जहाज़ को अपना इस तरीके से ले गए, साउथ अफ्रीका को पूरा क्रॉस करके, नीचे आपको साउथ अफ्रीका नज़र आएगा, इसको क्रॉस करते हुए यहाँ से निकले और यहाँ से निकलकर ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से अंदर जाना था। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से अंदर जाना ही था। यहाँ पर क्या हुआ, स्पेन के पास में हमने पोर्ट कॉल किया। अब पोर्ट कॉल क्या होता है, ज़रा इस बात को समझना। अब यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, जब एक बहुत लंबा रूट हमने तय किया है तो बीच बीच में रास्ते में जहाज़ को थोड़ा रुकने के लिए, रिपेयरमेंट के लिए या कुछ और ज़रूरत है, कुछ और सर्विसेज करवानी है तो उसके लिए रुकना पड़ता है। तो उसके लिए आसपास कोई भी पोर्ट है तो वहाँ पे जहाज़ रुक जाते हैं। ये कॉमन है, दुनिया भर में होता है। अलग अलग देशों के जहाज़ आराम से जाते हैं, उनको लगता है कोई दिक्कत है तो बराबर का कोई भी पास में पोर्ट है उस पर पोर्ट कॉल करते हैं, फिर वहाँ से वो रिसीव होगा और वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इजाज़त देगा अपने जहाज़ को रोकने की कि ठीक है आप यहाँ पे आइए, सर्विस वगैरह जो भी है वो करिए, थोड़ा चार्ज लगेगा और जहाज़ ले जाइए।
ऐसा हर जगह पर होता है कॉमनली। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, जो जहाज़ है हमारा वो स्पेन में रुकना था, लेकिन स्पेन ने वो परमिशन नहीं दी। स्पेन का कहना है, स्पेन से जब पूछा गया तो स्पेन पूछा कि भाई इस जहाज़ में क्या है। बताया गया भाई 27 टन एक्सप्लोसिव्स हैं इस जहाज़ में। कहाँ जा रहे हैं? ये सारा का सारा एक्सप्लोसिव जा रहा है इसराइल में। जैसे ही पता चला इसराइल में जा रहा है, स्पेन का कहना यह है कि देखिए, आपके मिडिल ईस्ट में वैसे ही बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं, वैसे ही बहुत सारी वॉर चल रही है, यहाँ पे और वेपन्स जाएंगे, वॉर बढ़ेगी, एस्केलेट होगी। हम इस जहाज़ को इजाज़त ही नहीं देंगे आगे जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखोगे दोस्तों, तो स्पेन बिल्कुल प्रो पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन सपोर्टर है, ठीक है। और मतलब स्पेन और इसराइल के जो रिलेशंस हैं वो पिछले साल ही ख़राब होने शुरू हो गए। अब जो कुछ कदम स्पेन उठा रहा है उसकी वजह से रिलेशंस और डैमेज होंगे। अच्छा, रिलेशंस कैसे ख़राब हुए? लास्ट ईयर पता होगा, जब स्पेन के बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे थे प्रो पैलेस्टीन, ठीक है, लगातार यहाँ पर वो इसराइल को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, पैलेस्टीन के सपोर्ट में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा देश दूसरा नहीं होगा जितना सपोर्ट स्पेन ने किया, उतना सपोर्ट किसी और दूसरे देश ने किया हो पैलेस्टीन को। अब दोस्तों हुआ क्या? हुआ यहाँ पर एग्जैक्टली ये कि पिछले साल इसराइल ने क्या करा, जो इनके एम्बेसडर थे स्पेन में उनको वापस बुला लिया, रिकॉल कर लिया कि ठीक है आप आ जाइए, यहाँ पे रिलेशंस जो हैं लगातार डैमेज हो रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि स्पेन ने तो मना कर दिया कि भैया जहाज़ मत लेके जाओ, है ना, यहाँ पे हम आपको परमिशन नहीं देंगे क्योंकि इससे वॉर और ज़्यादा एस्केलेट्स होंगी, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होंगी। क्वेश्चन यह है, क्या स्पेन ने केवल भारत के लिए ही किया है या किसी और देश के लिए भी किया है? तो दोस्तों इन्होंने अपनी एक पॉलिसी बना ली है, ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन भी किया गया है। तो स्पेन ने अपनी एक प्रॉपर पॉलिसी बना ली है कि कोई भी जहाज़ अगर हथियार लेकर सीधा इजराइल जाएगा तो स्पेन उसको रोकेगा। स्पेनिश पोर्ट पर तो हम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे, आप यहाँ पे हमारे जहाज़ को बिल्कुल भी डॉक नहीं कर सकते, नहीं खड़ा कर सकते, ठीक है। स्पेन ने ये क्लियरली बोल दिया है। ये जो जहाज़ है दोस्तों, इसका नाम है मैरियाने डैनिका, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में बना। ये चेन्नई से निकला था 8 अप्रैल को। ये हाइफा पोर्ट जा रहा था। पोर्ट ऑफ हाइफा पता है ना, इसराइल में जस्ट किनारे है, जिसको यहाँ पर अडानी ने परचेज भी कर रखा है। तो हुआ ये, स्पेन का कहना यह है कि हम नहीं बेच सकते, ये वेपन्स हैं और वेपन्स हम बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे क्योंकि इस शिप में 27 टन एक्सप्लोसिव्स हैं, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। अब क्या इंडिया ये वेपन्स इसराइल को भेज रहा है? अब इसराइल के ऑर्डर होंगे, जो भी होंगे वो चीज़ यहाँ पर बताया जाएगा। अभी तक केवल विस्फोटक बताए गए दोस्तों, एक्सप्लोसिव्स बताए गए। दूसरी बात, आपको ये भी सोचना होगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इसकी वजह से एक स्टांस ये भी देखने को मिलेगा कि इंडिया ये एक्सप्लोसिव्स इसराइल को सपोर्ट करने के लिए दे रहा है, इसराइल को वॉर में सपोर्ट करने के लिए दे रहा है। तो बट दोस्तों, एक्सप्लोसिव्स के बहुत सारे अलग अलग यूज़ हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के यूज़ किए जा सकते हैं एक्सप्लोसिव्स के, विस्फोटक के, ठीक है, माइनिंग के अंदर में, खनन में, बाकी सारी जगह जगह पर। और अभी कुछ इसमें स्पेशल वेपन्स हैं, ऐसा कुछ पता नहीं चला है, रिपोर्ट्स यहाँ पर अभी कोई क्लियरली हमारे पास में अवेलेबल है नहीं। बट स्पेन अब क्या कर रहा है, और भी कई सारे जहाज़ को रोकने की पूरी प्लानिंग बना चुका है। इनके पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है कि भाई कोई भी जहाज़ जिसमें वेपन्स होंगे, हथियार होंगे, हम उनको यहाँ से क्रॉस नहीं होने देंगे, हम इनको परमिशन यहाँ पे नहीं देंगे। इस वजह से दोस्तों ये पूरा का पूरा मैटर अभी के समय पर खबरों में चल रहा है। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, क्या करना है, इंडिया और स्पेन के जो रिलेशंस, इनके संबंध है, ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिया और स्पेन के संबंध के बारे में चलो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2022 में बन चुका है। तो दोस्तों, भारत और स्पेन लोकेशन ऑलरेडी आप देख चुके हो। इनके रिलेशंस, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1956 में ही मजबूत तरीके से स्टेब्लिश हुए। और आप कह सकते हो जो फर्स्ट रेसिडेंट एम्बेसडर ऑफ इंडिया थे, इनको अपॉइंट किया गया 1965 में। और पहली बार स्पेन के अंदर में किसी इंडियन हेड ने जो विजिट किया था वो 2009 में किया था, उस समय के हमारे प्रेसिडेंट ने। और ध्यान रखिएगा, इंडिया स्पेन के बीच में एक 11th राउंड ऑफ जॉइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मीटिंग भी हुई थी स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में साल 2018 के अंदर। तो इकॉनमी को लेकर भी दोनों कंट्रीज आपस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस को मेंटेन करती हैं। यहीं पर एक और चीज़ आती है, क्या आता है, दोनों देशों के इकोनॉमिकल और कमर्शियल रिलेशंस। स्पेन इंडिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है पूरे यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन में 27 नेशंस हैं। तो पूरे यूरोपियन यूनियन में देखें तो स्पेन दोस्तों 7वां ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे बड़ा वाला। बात हमें आती है बात बायलैटरल ट्रेड की। तो 2018 में जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $6.31 बिलियन का हुआ।
और ये बायलैटरल ट्रेड 8.68% से ग्रो करता चला गया दोस्तों, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है स्पेन के अंदर में वो भी तेजी से ग्रो हुआ 8.49% से, ठीक है। और अगर आप देखोगे अभी के समय पर इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो हम दोनों ही चीज़ें कर रहे हैं, स्पेन से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अब जैसे जब बात आती है एक्सपोर्ट की, तो इस एक्सपोर्ट में हम कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, आयरन स्टील प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, मैरीन प्रोडक्ट्स, लेदर गुड्स, ये सारी चीज़ें हम स्पेन को एक्सपोर्ट करते हैं। प्लस जब ये सब बात आती है ट्रेड की, तो ये तो हमने पढ़ा ये इंपॉर्टेंस। अब जब बात आती है इन्वेस्टिंग के मामले में, तो दोस्तों स्पेन 15वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारा पैसा स्पेन ने इन्वेस्ट किया है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी, ऑटो कंपोनेंट्स, वाटर डिसैलिनेशन, इन सब अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में स्पेन का बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। अब बात आती है इंडियन डायस्पोरा की। भारत के कई सारे लोग दोस्तों स्पेन में जाकर रहते हैं। जैसे इंडियन कम्युनिटी में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखोगे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली एशियन कम्युनिटीज़ में देखेंगे तो इंडियन डायस्पोरा तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। सबसे पहला चाइनीज़ है, दूसरा पाकिस्तानी है, फिर तीसरे नंबर पर इंडिया है जो एशिया से जा रहा है। जो एक सबसे बड़ा ग्रुप अभी के समय पर स्पेन में प्रेजेंट है। और जो सबसे पुराने कुछ अगर हमें एविडेंसेस देखने हो इंडियंस के, तो अर्लीस्ट इंडियन जो सेटलर्स थे वो सिंधीज थे, जो 19वीं सेंचुरी के समय पर स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में सेटल हुए। और स्पेन का अगर स्टैटिस्टिकल डेटा दोस्तों अगर हम देखते हैं, तो बताया गया कि जो इंडियन पॉपुलेशन है स्पेन के अंदर में वो 9,000 से लेकर वो बढ़ती चली गई 34,761 हो गई है 2015 में। ये 2015 तक का डेटा है, और अभी के समय पर ये और ज़्यादा बढ़ चुका होगा, नो डाउट। और ज़्यादा लोग यहाँ पर स्पेन गए होंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। उन सब चीज़ों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भारत और स्पेन के बीच में दोस्तों बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हुए हुए हैं। वो अग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं? अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन 1972 में हुआ था। अग्रीमेंट ऑन कल्चरल कॉपरेशन, सिविल एविएशन अग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन एंड प्रमोशन अग्रीमेंट, एक्सट्राडिशन ट्रीटी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल डायलॉग। ये आप देख पाओगे ढेर सारे एग्रीमेंट्स जो एक दूसरे कंट्रीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हम इन सब डेटा के अकॉर्डिंग एक अनुमान लगाएं तो भारत स्पेन के संबंध बहुत मजबूत हैं। स्पेन ने जो अभी ये स्टेप उठाया है, क्या इससे रिलेशंस पर कोई असर पड़ेगा? दोस्तों ऐसा कुछ ज़्यादा होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो स्पेन ने केवल भारत के साथ में नहीं किया है, उन्होंने एक नई पॉलिसी बना ली है अपने लिए। वो हर एक कंट्रीज़ के साथ में ऐसा कर रहे हैं कि कोई भी आर्म्स जा रहा है जहाज़ में, तो उसको यहाँ पे वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो वो उनकी पॉलिसीज़ है, वो उन पे मैटर करता है, वो उनका गवर्नमेंट जाने। तो इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट भारत और स्पेन के संबंधों पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे दोस्तों आपने ये आर्टिकल देखा, इस आर्टिकल में बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है जो एग्जाम में हेल्प कर सकता है। मान लो रिलेशंस के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है, मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके पास में कुछ डेटा है जिसको आप सीधा लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर लिखने में सोचने का समय तक नहीं मिलेगा। कुछ मिनटों में आपने पूरा का पूरा आंसर लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस पूरे लेक्चर में हर एक आर्टिकल के पीछे का बैकग्राउंड डेटा कंपाइल करके एक प्रिंटेबल फॉर्म के PDF में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसका चाहो तो आप प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ना चाहो तो कोई बात नहीं है, PDF डाउनलोड करके सीधा पढ़ सकते हो। ग्रुप में जो भी PDFs अवेलेबल हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सारा कंटेंट सिक्योर है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, PDFs इकट्ठे करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ ग्रुप में प्रेजेंट है और सब कुछ सीक्वेंस में है, डेट वाइज पड़ी हुई है। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई मुझे कहाँ कहाँ पर फ़ायदे होंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा मेन टारगेट है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। एनीवे आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारे अखबार में
पेज नंबर 11 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी वाले सेक्शन से लिंक करेंगे। इसके बारे में थोड़ी जानकारी स्टार्टिंग में इंडेक्स को पढ़ाते हुए दे चुका हूँ। सेल नाम की जो ये कंपनी है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा स्टील मेकर है। ये लगातार क्या कर रहा है, पिछले कुछ समय से भारत कितना स्टील इंपोर्ट कर रहा है उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था। अब जो सेल के इस फर्म के जो चेयरमैन हैं प्रकाश जी, उनका कहना यहाँ पर यह है कि आज के समय में जो हम ये देख रहे हैं कि लगातार स्टील का इंपोर्ट इंडिया बढ़ाता चले जा रहा है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। और हाल ही में टाटा स्टील के जो सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन जी, इन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर एक चिंता व्यक्त की है। स्टील इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंडिया एक नेट इंपोर्टर बन चुका है स्टील का। 2024 में 38% बढ़ोतरी निकल कर आई है इस स्टील इंपोर्ट के अंदर में, जिसको लेकर ये आर्टिकल कवर किया गया है। तो हमें चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना होगा। जो स्टील बनाने वाले मेकर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर चिंता व्यक्त की है कि भाई बहुत सारे देश, स्पेशली चाइना से बहुत सारा स्टील इंपोर्ट किया जा रहा है। तो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उन्होंने ये डिमांड की है कि भैया इस इंपोर्ट को कम किया जाए, ठीक है। और जो भी यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रखे हैं किसी भी देश के साथ में, 7 देशों के साथ में, कुछ और देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं। उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत वो देश हमको स्टील बेच रहे हैं, जिसपे वो स्टील सस्ती आ रही है। तो दोस्तों इंपोर्ट बढ़ता चले जा रहा है। हमें वैसी चीज़ों पे एक्शन लेने होंगे। हमारे देश का जो स्टील प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करना होगा डोमेस्टिकली। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्टील को ना प्रमोट करके बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वो एक कंसर्निंग सिचुएशन यहाँ पर दिखाई गई। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टील सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। भारत का स्टील सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है, इसका सिनेरियो इंडिया में क्या है। पिछले कुछ सालों में जो स्टील सेक्टर है, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया जो है दोस्तों यहाँ पर एक ग्लोबल फोर्स बनकर आया। स्टील प्रोडक्शन के मामले में हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बने दुनिया में। दुनिया में नंबर 1 पर चाइना है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है स्टील का, और सेकेंड नंबर पर दोस्तों इंडिया आया। अब सवाल यह है, जो स्टील सेक्टर का स्टेटस इंडिया में वो क्या है। प्रेजेंट सिनेरियो देखोगे तो इंडिया का स्टील आउटपुट दोस्तों वो है 125.32 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील, ये कच्चा स्टील जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो फिनिश्ड स्टील का प्रोडक्शन है वो है 121.29 मिलियन टन्स के आसपास 2023 के अंदर में। ये डेटा है कच्चे स्टील और फिनिश्ड स्टील के बीच का। अब बात आती है इंपॉर्टेंस की। तो ये स्टील इंडस्ट्री हमारे भारत के लिए क्या, दुनिया भर की कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आज के समय पर स्टील इंडस्ट्री का हर जगह पे यूज़ हो रहा है। क्योंकि स्टील इंडस्ट्री को दोस्तों अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, डिफेंस सेक्टर, सभी जगह पर इन इंडस्ट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वहाँ सभी जगह पर स्टील का यूज़ होता है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करेंगे, भारत की टोटल अर्थव्यवस्था जो है वहाँ पर स्टील एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कंट्रीब्यूशन देने वाला सेक्टर है। जैसे हमारे देश की जो इकॉनमी थी, जो टोटल जीडीपी थी 2021-22 के अंदर में, वहाँ पे 2% का कंट्रीब्यूशन केवल स्टील सेक्टर से आया था। ये स्टील सेक्टर का इंपॉर्टेंस है। फिर बात आती है प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में। तो भारत एक मेजर स्टील प्रोडक्शन के मामले में कंट्री देखने को मिलता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। सवाल यह है इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है। तो उन स्टेट्स में देखोगे तो ओडिशा है। ओडिशा के अलावा दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये वो स्टेट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टील को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बाकी गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं, कई सारे हेल्प करने की कोशिश की है इस स्टील सेक्टर को ग्रो करने के लिए। जैसे अगर आप देखोगे तो पीएलआई स्कीम जो है उसको लेकर आए गवर्नमेंट ने। 6,322 करोड़ रुपीस की जो ये पीएलआई स्कीम है वो यहाँ पर अप्रूव की 5 साल के लिए कि भाई ये पैसा हम देंगे ताकि जो स्टील सेक्टर है इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आए, इसका प्रोडक्शन यहाँ पर इंप्रूव होता नजर आए, है ना। फिर उसके बाद ग्रीन स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के ऊपर आजकल फोकस किया जा रहा है। जो हमारा स्टील का मंत्रालय है दोस्तों, उन्होंने अलग अलग 13 टास्क फोर्स बनाए हैं जहाँ पर वो इंडस्ट्री से, अकेडमिया, थिंक टैंक, उसके अलावा अलग अलग बॉडीज़ के साथ में एंगेजमेंट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि स्टील सेक्टर को डीकार्बोनाइज किया जा सके। क्योंकि स्टील बनाने के पीछे बहुत सारा प्रदूषण भी होता है, उस पोल्यूशन को कम करने के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया जा रहा है आजकल। अब बात आती है स्टील सेक्टर बहुत सारी प्रकार की अलग अलग चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है। अब वो चैलेंजेस क्या क्या हैं वो भी आपने पता होने चाहिए। सबसे पहला चैलेंज है बैरियर्स टू सेटिंग अप मॉडर्न स्टील प्लांट। ये क्या है? सबसे पहला चैलेंज दोस्तों ये है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है आज के समय पर वो कम है। दिक्कत यह है कि स्टील मेकिंग प्लांट्स में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा।
अगर आपको 1 टन की कैपेसिटी का प्लांट बनाना है तो उसके लिए 7,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, और इतना पैसा यहाँ पर इंडियन कंपनीज नहीं लगा पाएंगी, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। और इस वजह से वो बहुत सारा उधार ले लेती हैं, फिर उसका डेट में चली जाती हैं, फिर और ऊपर से बहुत सारे खर्चे, फिर इन्फ्लेशन को यहाँ पर मैनेज करना। तो ये सारी चीज़ें तो दोस्तों बहुत मुश्किल में डाल देती हैं इन मॉडर्न स्टील प्लांट्स को। तो पहली दिक्कत यहाँ पर यही है, बैरियर, बहुत ज़्यादा पैसा लगना। दूसरा, साइक्लिकल डिमांड एंड मॉनसून चैलेंजेस। स्टील की जो डिमांड है इंडिया में वो समय के हिसाब से आती है, कुछ फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जब स्टील की डिमांड ज़्यादा रहती है सही है, लेकिन एकदम से जब उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो स्टील प्लांट को बहुत कम इनकम में ऑपरेट करना पड़ेगा, और जैसे मैंने आपको बताया उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत पैसा चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए। अब स्टील बिक नहीं रहा है तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, वो जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना शुरू हो जाएगी, और इसी केसेस में कई इंडस्ट्रीज बंद भी हो जाती हैं। तो ये डिमांड पर भी मैटर करता है। फिर तीसरी एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टील से संबंधित, वो है लो पर कैपिटा कंजम्पशन। इंडिया में पर व्यक्ति का जो कंजम्पशन है स्टील का वो दोस्तों बहुत लो है, 86.7 kgs के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जबकि दुनिया का एवरेज देखोगे तो वो 233 kgs है। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के बीच में जो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उसको दर्शाता है कि कहीं पर लो पर कैपिटा, मतलब इंडिया में तो पर कैपिटा कंजम्पशन स्टील का बहुत ही कम है। ठीक है, अब रीज़न क्या है, क्योंकि लोगों की पर कैपिटा इनकम भी कम है तो कंजम्पशन भी यहाँ पर कम है। दूसरी जगह पर यही चीज़ बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों सिंपल सी बात है, चाइना की अगर हम लोग बात करेंगे तो चाइना में लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, इस चक्कर में वहाँ पे स्टील की डिमांड भी ज़्यादा है, इस चक्कर में चाइना नंबर 1 पर है आज के समय पर भी स्टील इंडस्ट्री के मामले में। ठीक है, फिर एक और बात आती है लो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। इंडिया कहीं ना कहीं आज के समय पर इस स्टील सेक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस नहीं कर रहा है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में हमने बहुत ज़्यादा ढील छोड़ रखी है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी या रिसर्च के ऊपर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। जो आज हम टेक्नोलॉजीज़ अपना रहे हैं वो बहुत पुरानी है, तो उन टेक्नोलॉजीज़ को चेंज करना होगा, समय के साथ में चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों अभी भी सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी भी हम इंटरनेशनल रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इन स्टील सेक्टर में कब हम अपनी टेक्नोलॉजी को बनाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है, या कह सकते हो ये भी एक चैलेंज है हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर में। फिर बात आती है स्लो एडॉप्शन ऑफ स्टील इन कंस्ट्रक्शन। इंडिया में अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो ज़्यादा लोग स्टील का यूज़ करते नहीं है कंस्ट्रक्शन में, बहुत कम है। लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इसका यूज़ बढ़ रहा है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखोगे वहाँ पे स्टील लंबे समय से यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उस कंस्ट्रक्शन के एफिशिएंसी के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसके टिकाऊपने के लिए। बट इंडिया में अभी भी दोस्तों यहाँ पर जो स्टील जो है वो कंस्ट्रक्शन में इतने बड़े लेवल पर उपयोग नहीं किया जाता है। अब यहीं पर बात आती है किस चीज़ के बारे में, जब स्टील बनाया जाता है ना तो बनाते बनाते इसमें से बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रदूषण भी बहुत होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, PM2.5, वेस्ट वाटर, हेजार्डस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। ये वो सारी चीज़ें हैं जो स्टील बनाते वक्त प्रोड्यूस होती हैं, और ये सारी चीज़ें, ये सारा का सारा पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। तो ये भी एक चैलेंज के कैटेगरी में रख सकते हो। अब देखो यूपीएससी ने 2014 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। ये जो 4 अलग अलग पॉल्यूटेंट्स है दोस्तों, इनमें से पूछा गया है आपसे कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो स्टील इंडस्ट्री से निकलते हैं। ये क्वेश्चन है सीधा, और अभी थोड़ी देर पहले ही आपने यहाँ पर इसकी लिस्ट देख ली है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4। चारों के चारों हैं दोस्तों, ये चारों ही चीज़ें रिलीज होती हैं, चाहे वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो। ये चारों चीज़ें रिलीज होती हैं स्टील इंडस्ट्री में। ठीक है, फिर उसके बाद देखो मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में क्वेश्चन था कि अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल। ठीक है, फिर आयरन स्टील इंडस्ट्री के स्पेशल पैटर्न्स के बारे में पूछ लिया गया दुनिया भर को लेकर। वैसे क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पर बनते हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। फिर बात आती है नेक्स्ट आर्टिकल की। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 13 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन में हम लोग डालेंगे। क्या बात हो रही है, एंडेंजर्ड आइबेरियन लिनक्स पॉपुलेशन के बारे में। तो ये जो एनिमल आपको दिख रहा है, बिल्ली की तरह थोड़ा दिख रहा होगा, ये क्या है, बहुत खतरे में है ये प्रजाति। इसका नाम है आइबेरियन लिंक्स। हुआ यह है कि इस खतरे में रहने वाली प्रजाति की जो संख्या है स्पेन और पोर्चुगल में, ये 2020 में बहुत कम थी, लेकिन 2020 से अगर हम कंपेयर करें 2024 में, तो यही पॉपुलेशन पिछले 3 सालों में डबल हो चुकी है।
यानी जो अगर 1000 थी वो डबल होकर 2000 के आसपास इनकी प्रजातियां हो चुकी हैं। बोला गया है कि पिछले साल ये जो दोस्तों प्रजातियां हैं इनमें से 722 लेनिक्स लिंक्स ने नया जन्म लिया है। इतने दोस्तों नए यहाँ पर पैदा हुए हैं और ये नंबर्स ऐसे ही 2022 में भी था, 2021 में भी था। तो एक समय पर जब केवल 1111 के आसपास ये थे तो बहुत ज़्यादा खतरे में थी ये प्रजाति, ख़त्म होने की कगार पे थी। लेकिन पिछले 3 सालों में ये पॉपुलेशन हो चुकी है डबल। आज के समय पर 2021 के आसपास इनकी पॉपुलेशन हो चुकी है। तो ये जो प्रजाति है ये जानी जाती है अपने पॉइंटेड ईयर्स की वजह से। इसके कान देखो बिल्कुल ऊपर शार्प पॉइंटेड ईयर्स आपको नजर आएंगे। पैर जो है इसके काफ़ी लंबे होते हैं, है ना। लेपर्ड की तरह बॉडी पे बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं कि भाई एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये जो आइबेरियन लिंक्स है जिसका साइंटिफिक नेम है लिंक्स पार्डिनस, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके बारे में तो ये वो प्रजाति है जो साउथ वेस्टर्न यूरोप में आइबेरियन पेनिनसुला में पाई जाती है। आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पर है? अभी हमने मैप देखा था, स्टार्टिंग में स्पेन के बारे में पढ़ा था, याद होगा, पोर्चुगल के बारे में पढ़ा था। तो ये जो स्पेन है दोस्तों, स्पेन पोर्चुगल जो है बस नीचे यहीं पर आपको आइबेरियन पेनिनसुला देखने को मिलेगा, या यही वो पोर्शन देखने को मिलेगा जो 3 जगह पानी से घिरा हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आइबेरियन पेनिनसुला हो गया, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। यहीं पर ये जो स्पीशी है ये पाई जाती है और ये आज के समय पर IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में, आपको मैंने बता ही दिया है, बहुत ज़्यादा खतरे में है ये प्रजाति। इसको नहीं बचाया गया तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और इसको साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स में रखा गया है, यानी इसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो व्यापार वगैरह है, वो भी आप नहीं कर सकते, उस पर ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये 20th सेंचुरी में अगर आप देखोगे तो आइबेरियन जो लिंक्स हैं इनकी जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से ख़त्म हुई। क्यों? इनका शिकार हो रहा था, लोग इनको पकड़ रहे थे, इनका ट्रेड कर रहे थे, इस चक्कर में बहुत सारी इनकी प्रजातियां खत्म हो गई ना। अब इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है ताकि वापस से यहाँ पर इनकी जो स्पीशी है वो इंप्रूव होते हुए नजर आए, और अभी ये हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, इनके IUCN स्टेटस के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो वहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर बना तो। अब दोस्तों आगे आते हैं। यार एक काम करेंगे हम लोग, जो अपना एडिटोरियल डिस्कशन है इसको हम कल रखेंगे। कल संडे भी, आपको पता है संडे में आर्टिकल्स ऑलरेडी कम आते हैं। तो एडिटोरियल में अपने पास में 2 आर्टिकल है, एक ये वाला है और दूसरा यहाँ पर माउंटिंग वेस्ट वाला। इनके बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी हैं, चाहो तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। बट प्लीज़ यार थोड़ा सा कल का वेट कर लो, आज वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है ना, तो इस वजह से वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। कल हम इन दोनों आर्टिकल्स को मिलाकर समझ लेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज का मेंस का क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया था, लेकिन कल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल ना होइएगा आप लोग। चलिए बाकी आते हैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन पर, जो स्टार्टिंग में आपको दिया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई यहाँ पर 3 स्टेटमेंट से बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या राइट टू प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट है? अगर हम इसको लॉजिकली समझें तो बिल्कुल एक मानव अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, संविधान से अधिकार मिल रहा है, मानव अधिकार भी है। दूसरा, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्या इसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के दर्जे से हटा दिया था? क्या यह 42वां ही संशोधन था दोस्तों, या कोई और सा था? बताओ। तो ये वाला दोस्तों गलत है, ये 42nd नहीं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 44वां 1978 में किया गया था, जिसके बेसिस पर इस राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से हटाकर आर्टिकल 300 में ऐड किया गया, आर्टिकल 300A के अंदर में। फिर तीसरा स्टेटमेंट कि अगर मान लो एक गवर्नमेंट आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, क्या उसके लिए ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना होगा, प्रोसीजरल राइट्स को फॉलो करना होगा, ताकि इस पूरे प्रोसेस में वो एक जस्टिस दे सके। ये सही बात है। तो इसी वजह से जो आपका पहला वाला स्टेटमेंट है और तीसरा वाला स्टेटमेंट है, ये दोनों सही हैं और सेकंड वाला गलत है। इस वजह से ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का सही उत्तर दिया होगा। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से बोला था नेदरलैंड को अच्छे से मैप में देख लेना। तो नेदरलैंड दोस्तों कहाँ पर है? इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। अगर आप लोग मैप में अच्छे से देखना चाहो तो ये है इंडिया। इंडिया से आप को जाना है सीधा यूरोप, ये जर्मनी नज़र आएगा, पीछे जर्मनी के नेदरलैंड है। इसको जूम करके देखें तो ये यहाँ पर जर्मनी है, नीचे बेल्जियम है, और इधर बगल में ये जो येलो कलर का है ये पूरा नेदरलैंड है। नेदरलैंड की कैपिटल ये एम्स्टर्डम आपको नज़र आएगा। नेदरलैंड से जस्ट इधर वेस्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको नॉर्थ सी नज़र आएगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जान लेते हैं। तो हाल ही में नेदरलैंड काफ़ी न्यूज़ में आया। क्यों? अभी 12वां इंडिया नेदरलैंड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस हुआ है नेदरलैंड के अंदर में, जिस वजह से ये न्यूज़ में देखने को मिला। तो नेदरलैंड के पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में बात करें सबसे पहले लोकेशन। तो लैंड बाउंड्री देखोगे तो साउथ में तो बेल्जियम है और ईस्ट में जर्मनी है, प्लस वेस्ट में नॉर्थ सी है, ये हम देख ही चुके हैं। ये हो गया नॉर्थ सी, ये हो गया जर्मनी, और नीचे साउथ में हो गया आपका बेल्जियम, ठीक है।
फिर बात आती है जोग्राफिकल फीचर्स की। तो नेदरलैंड में जो मेजर नदियां हैं उनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं, राइन एंड म्यूस। तो दो नदियों के नाम यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी नेदरलैंड के अंदर में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। दूसरा यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो हाईएस्ट पॉइंट है वॉल्सबर्ग। ये सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे आपको नजर आएगी। ठीक है, बाकी उसके बाद बोला जा रहा है कि मोर देन अ क्वार्टर, यानी नेदरलैंड का जो टोटल लैंड एरिया है उसका एक क्वार्टर से ज़्यादा हिस्सा आज के समय पर समुद्र से नीचे है, बिलो सी लेवल आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।